नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इन दो पंक्तियों के साथ। दर्द किसी का अपना लगता कविता में जब पाता हूं, वरना सतही शब्द सजाकर मैं सबसे मिल आता हूं। कविता हमें जीवन से जोड़ती है, हमारी अनुभूतियों को हमारे लिए स्पष्ट करती है और अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कविता को भी सेलिब्रेट करने की परंपरा है और इस परंपरा का संबंध पूरे विश्व से है। कोई भी भौगोलिक सीमा कविता की उड़ान को बांध नहीं पाती है। कविता के साथ बड़ी संजीदगी से जुड़े रहने वाले एक ऐसे कवि हमारे साथ हैं जिन्होंने हाल ही में हमें उपहार के रूप में एक ऐसी पुस्तक दी है जिसका नाम है द सूफीज गार्लैंड। और मानव सचदेवा जो न केवल कवि हैं बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ और अन्य कई रूपों में मानवता को एक करने के अलग अलग रूपों का निर्वहन किया है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मानव। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। और आपको और मुझे इस बात की बधाई कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे विशाल कद के शायर की याद के साथ कर रहे हैं जिनका नाम है फैज़ अहमद फैज़ और उनके 100 बरस पूरे होने पर जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं जी। आप बताएं क्या जब आप फैज़ को याद करते हैं तो आपको याद आता है? फैज़ अहमद फैज़ तो एक तरह से, अगर आपको शुरुआत में कुछ कहना चाहें कि नोबेल कमेटी ने 2 रिग्रेट पेश किए हैं जो उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलतियां नहीं हैं, एटलीस्ट साउथ एशिया के लिए, जो 2 शख्सों को देना चाहिए था। एक उन्होंने कहा महात्मा गांधी, एक फैज़ अहमद फैज़, जिनको नोबेल प्राइज़ ना देने का उन्हें बहुत सदमा है, खुद को सदमा है। तो यही दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर व्हाट अ ग्रेट इम्पैक्ट, कितना बड़ा उनका इम्पैक्ट रहा है हमारे क्रांति के वक्त पे। अब वो सियालकोट में पैदा हुए थे, ब्रिटिश इंडिया या अपना इंडिया प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, और उन्होंने बहुत नज़दीक थे, वह सूफ़ी संतों के करीब थे और बड़े मानते थे कि वह असलन जो सिपा सलार या जो सोल्जर्स हैं वही हैं जो दोज हु स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड उनकी बड़ी 100 एनिवर्सरी है आज, ये मतलब इस साल में, और जगह जगह न्यूयॉर्क में, NYU में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, हर जगह शहर में सेलिब्रेशन की, और ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत आला शायर माने जाते हैं। तो एक कवि के जीवन को सेलिब्रेट करना एक तरह से जीवन को सेलिब्रेट करना है, बिकॉज दे लिव इन सच अ वे which probably takes us closer to what life is all about. तो उनकी कौन सी शायरी आपको अभी याद आती है? उनकी 2-3 मुझे याद आती है, मैं इजाज़त हो तो पेश करूँ ज़रूर। एक तो बड़ी खूबसूरत थी, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात है, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए जी। और भी मैंने एक्ट की थी एक ज़माने में, उसकी चंद लाइनें सुनाऊंगा। आज बाजार में पा बजोला चलो, मीन्स गो इनटू द मार्केट विद चेन्स इन योर फीट, क्रांतिकारी तरह से है। आज बाजार में पा बजोला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, आज बाजार में पा बजोला चलो, फिर तीर इल्ज़ाम भी। ये बहुत लंबी और बहुत खूबसूरत पोएम है। इट रियली revolutionizes the spirit to go, and he paid a big price many times by ending up in jail, even in solitary confinement. When he, at the birth of Pakistan, he actually, after he moved to Pakistan, he talked about how this is not, and whenever he revolted and he said कि we need to make a different place. एक इंटरेस्टिंग बात है मानव, और इस पर खास करके आपका स्टडी भी रहा है, पोएट्री एंड पॉलिसीज जी।
this is the link between these two has been the focus of your study. Take us back to the period of Faiz, and how do you feel were they somewhere instrumental in formulating policies, or there was no role they were playing? I think it's a central role. I mean, in my thesis, or my graduate studies, I talked about or researched the key in new formulations of what the life of a poet is, or the voice of a poet. It is considered much more of a voice of entertainment, whereas actually historically they have been the voice of both policy making as well as political revolution, as well as the idea of being the voice of humanist thought in politics. For example, अगर आप सोचें कि who gave the idea of a located country, I mean the first name, if you will, it's also Allama Iqbal, you know, of the province northwest frontier combined with a few as Pakistan. I mean, if you think of who were important to revolutionize the spirit other than Mahatma Gandhi, were many of these progressive writers like Chughtai, you know, Ismat Chughtai, like Manto, like Faiz Ahmad Faiz. So फैज़ ने जैसे, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ था जब इंडिपेंडेंस हुई थी. फैज़ की बात करें तो उनकी भी एक, मैं 4 लाइनें एक और ज़रूर सुनाना चाहूँगा. जब वो सहर या डॉन हुई थी इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, तो उन्होंने बोला था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़रता शहर, ये इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लिए चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं. फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगी सफ़ीना गम दिल, ये दाग दाग उचाला, ये शब गजीदा सहर, ये इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं. जवां लहू की पुर असरार शहराओं से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े. तैयार हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे. बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन, बहुत करीं था हसीनाए नूर का दामन. सुबुक सुबुक सी तमन्ना, दबी दबी सी थकन, ये दाग उजाला सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं. जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन, किस पे चरा हिजरा का कुछ असर ही नहीं. कहाँ से आई निगार सबा, किधर को गई, अभी चिराग सर राह को कुछ खबर ही नहीं. क्या बात. अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. क्या बात है. चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. फैज़ अहमद फैज़ साहब का ये कलाम हमारे लिए पेश कर रहे थे मानव सचदेवा, और जैसा कि हम पहले याद कर रहे थे, ये साल उनका 100 बरस पूरे होने के जश्नों से भरा हुआ साल है. तो फैज़ को हम और भी याद करेंगे, और ये दाग दाग उजाला से इंस्पायर होकर एक फिल्म भी बन रही है, ब्लेमिश्ड लाइट. उसमें भी ये गज़ल संदेश शांडिल्य उसको कंपोज करें, और वो भी हम तक आएगी उस रूप में. फिर बढ़ते हैं भाषा की तरफ, और हमारे बहुत सारे दर्शक ये बात मानने में मुश्किल उनको लगेगी कि आप बड़े यहीं हुए हैं, लेकिन आप साफ हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी ऑफ कोर्स बोल ही लेते हैं. तो ये कैसे आपको गज़लों की तरफ और फिर भाषा की तरफ रुझान कैसे हुआ? असलन देखें, मेरी पैदाइश जो है वो लुधियाना शहर की है पंजाब में, और वहीं मैं कुछ अपनी अर्ली टीन्स तक तो वहीं था, ठीक है. लेकिन पिछले तकरीबन 20 साल में यहाँ हूँ. मैं 14-15 की उम्र में आ गया था. उर्दू का शुरू से मेरा शौक़ रहा है, गज़लों का. मेरे वालिद साहब जो मेरे फ़ादर साहब हैं, उनको सुनने का बहुत शौक़ था. उनकी पैदाइश लाहौर की थी. उनसे पहले हम डेरा इस्माइल ख़ान, वो जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, तो हमारी फ़ैमिली में या सराइकी ज़बान या उर्दू ज़बान या पंजाबी भी एक तरह से मैं मानता हूँ ज़बान उर्दू और की तरह रिच ऑफ पोइट्री है. एक तरह से उसे शायरी पसंद ज़बान है. तो
बस एक ज़माने में जवानी की राह थी और दिल से कुछ उमंग आती थी, तो उर्दू ज़बान से उसे ज़ाहिर करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो फिर वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। तो और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना आपकी कोई गज़ल सुनी जाए जिसमें उर्दू आपकी वानगी हम तक पहुँचे। सही। चलिए मैं आपको एक सुनाता हूँ, एक दास्तान लंबा हादसा। एक नज़्म है, वो है अगर पार्टीशन पे माने या अगर आप बोले कि अगर आप अपने आपको पाकिस्तानी मान के पाकिस्तान जा रहे हैं वो सोचें, या इंडियन माने या साउथ एशियन माने कि आप देख रहे हैं हालत क्या हो रही है इसकी, तो उस हिसाब से लिखी थी। कुछ साल पहले कोलंबिया में भी सुनाई थी। खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, गुल हुआ कहीं मेरा जोश मेरा फतून। चमन में थी न खुशबू न सरोवर में चांद, खाक में थी न रंजिश न पत्थर में जान। चमन में थी न खुशबू न सरोवर में चांद, खाक में थी न रंजिश न पत्थर में जान। क्या बात। बोया था जो बीज उखड़ नहीं पड़ता है आज, चीरी थी जो चादर पिरोती नहीं है आज। हाँ सोचा था फुरकत में मोहब्बत जवां होती है, हाँ सोचा था साए में भी सोहबत जिया करती है। क्या बात। कहीं कहीं जो फैज़ की आपने शायरी हम तक पहुंचाई और इसमें जो दर्द का एक दरिया है वो एक ही जगह से आ रहा है ऐसा लगता है जी। और गालिब को भी ना भूले जी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमने सोचा था वैसा तो न हुआ, कुछ और हो गया। इसकी जो कसक है वो सभी को होती है, पर उस कसक को जी कर उसको शब्दों के साथ हम तक हमारी धड़कनों तक लाने में जो खूबी शायर की होती है वो कमाल की बात होती है। कमाल की बात यह भी है कि शायरी का जीवन से संबंध है, लेकिन राजनीति का भी जीवन से संबंध है। और कहीं ना कहीं शायरी और राजनीति जब आसपास बैठते हैं तो जो नीति बनाने वाले लोग हैं मानव, वो ऐसा सोचते हैं कि शायरी इज़ फॉर एंटरटेनमेंट या पोएट is not to be taken seriously. Do we live in that kind of period? Maybe now increasingly, but I feel that in the great eras of Akbar, yeah, great eras going back of South Asia, चाहे Ashoka जाएं, चाहे आप great rulers at that time we were in, जैसे monarchy के under थे तो different kinds of rulers, not governance. तब वो शायर को सुना करते थे कि हाउ कैन वी मेक मोर ह्यूमनिस्ट पॉलिसी। जैसे अगर कहीं आप जो आज की डेट में मैं मजाक उड़ाता हूँ कि ये पीपल लाइक रम्सफील्ड टॉक अबाउट हार्ट्स एंड माइंड्स, एंड इट्स नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी और पीपल लाइक डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। ये जॉब एक तरह से ह्यूमनिस्ट आर्टिस्ट और पोइट्स का था कि टू हेल्प समबडी लिसन टू whoever or wherever you're going, to how to be more humane as a ruler or as a governor or as a, so I feel कभी कभी आज की डेट में आप इंडिया और पाकिस्तान, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट में ज़रूर पाते हैं कभी कभी यू लाइक पैलेस्टाइन में हुआ महमूद दरवेश स्पीक्स टू द वॉइस ऑफ अ वॉइसलेस लैंड, या यू फील prime ministers like Atal Bihari Vajpayee or Manmohan Singh, or many times they are able to speak when they need to speak to make relations softer by it. Now I do know that sometimes some people use poetry to make more politics rather than नीति, rather than सोच कि भाई शायर के दिमाग में शायद कुछ ऐसा हो जिससे हम अच्छी नीति कर सकें। Manav, it might be a little difficult for you to respond, and I don't expect you to give me the complete answer, but many times it is very difficult to sort of say what is a good poetry, or what is it that you would refer to actually as a poetry and not as a slogan. Because in politics many times, even during the election campaign days, you have many phrases जो rhyme करते हैं जी, और जैसे without commenting on anybody, जैसे यूँ ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तो XYZ का नाम रहेगा, तो वो फिर कविता और स्लोगन्स।
देखिए मेरे मायने में या मेरे फिक्र में ये इन दोनों में फ़र्क होता है कि तुकबंदी शायरी नहीं कह सकते। तुकबंदी असलन ईयर्स को या कान को अच्छी ज़रूर महसूस होती है क्योंकि वो इट्स राइमिंग एंड यू कैन रिपीट इट, पर अच्छी शायरी आप उस मौके के बाद भी गुनगुना सकते हैं। अब जैसे आपने ये कही जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना का नाम रहेगा, तो वो सिर्फ उस वक्त में काम आएगी, उस वक्त में एक तरह से यू कैन ओनली, पर वो दिल को नहीं छुएगी, वो सिर्फ एक तरह से आग लगा के चल जाएगी। लेकिन अगर आप मैं थोड़ा एक और एंगल लेकर आपकी तरफ बढ़ता हूँ। जब हम कविता की बात करते हैं तो एक तो उसका शिल्प है या उसे क्राफ्ट अंग्रेजी में आप कह दीजिए, हाँ, और जो दूसरा एंगल है जिसे आप उसका आर्ट कह दीजिए, उसका हार्ट कह दीजिए, तो ये दोनों कहाँ जाकर मिलते हैं? और आप बड़ा अच्छा आपने कहा कि इस बारे में, क्योंकि असलन जब जैसे आपने जो ये मिसाल दी थी जब से सूरज चांद, वो उसने सिर्फ क्राफ्ट का इस्तेमाल किया है कि क्राफ्ट ऑफ राइमिंग, क्राफ्ट ऑफ तुकबंदी। लेकिन असलन अगर आप हार्ट सोचें या अगर आप सोचें कि द आर्ट ऑफ इट, सी यू इन एसेंस वन नीड्स टू, अगर पेंटर भी हैं या पोएट हैं, यू डू नीड द क्राफ्ट, बट द क्राफ्ट कैन नॉट मेक द आर्ट। You must either have the inclination for the art or the penchant for it or the liking for it. But the art in itself is not enough either. You must also take the hard work to learn the craft. So now I become devil's advocate a little bit. जी जी, जैसे कि समझिए मैंने ही ये लिखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मानव सचदेव का नाम रहेगा, समझिए मैंने लिखा है, and I claim कि मैंने तो हार्टली लिखा है. So the question becomes something that one writes with heart. Is it universally appealing? Then probably it comes under the umbrella of good poetry, is it? ये अब सवाल का तो अंत नहीं है। असलन अगर आप ये कहें कि हर इज़हार, every expression is poetry, maybe. I mean, today we live in a different age. Maybe it is. But you asked what is good poetry. Good poetry, I would say, is up to the readers and listeners to decide what stays. Now here I have this quiz for the viewers, and I share a few lines which I feel takes us to smell, fragrance, or feel of a good poetry, and they are not with any rhyme, and they come from the book that you just saw, The Sufi's Garland. Just one-liners I'll share. So this one, he says, he meaning the gentleman sitting near me, Manav, he says, nothing is everything. Very just three words there. Nothing is everything. Now if you are perceptive, you try to go within and try to derive various shades of meaning that it is encouraging you to gather. And also there's another line which says, all that you see in her is all that you are. All that you see in her is all that you are. And after you listen to this line, then you just want to be silent and you just want the meaning to sort of embrace you. And so solitude becomes a part of experience of poetry, whether it is the period of creation or the period of receiving the poetry. Very much so. In fact, some of my, let's say, good things that I've received have been in areas like Liberia, West Africa, where I was living, just when I was working with the UN and all, or in Afghanistan, a lot in Afghanistan. Afghanistan की तन्हाई बड़ी खूबसूरत है, कैसे एक तो जो आबो हवा है और जो the place around is so gorgeous. I mean, काबुल जैसी वैली जो वादी है, जैसे उसमें एक तो silence भी है, there's a lot of activity going on in the country, but there's also this beautiful appreciation of poetry. So असलन ये काबुल और अफ़गानिस्तान को ही डेडिकेटेड है, जहाँ मैं 2004 और 2005 में रहता था, तो बिकॉज दैट रियली हेल्प मी ब्रिंग इट टुगेदर एंड बी एबल टू लिव. दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड आई थिंक जो कुछ जगहें रह गई जहान में जहाँ पे शायरी अभी भी जीती है. मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी जीती है और पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान इस बेल्ट में और सेंट्रल एशिया अभी भी जीवित है, जिंदा है.
मुझे आपसे थोड़ा सा इस पर डिसएग्री होने दीजिए। मुझे लगता है जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ शायरी जीती है। जरूर, माफ कीजिएगा, मैं क्यों इस तरह बोलूँ, लेकिन मैं वो सोसाइटल लेवल पे बात करता। ऐसे अब जैसे अमेरिका में भी बहुत इसकी सराहना की जाती है, बहुत इसको सपोर्ट दी जाती है। मैं उस तरह कह रहा कि वेयर इट इज़ अ लिविंग ट्रेडिशन, where here it is beautifully supported, and we go to, like I do readings and different places downtown Brooklyn and all, and वहाँ पे शायरी पसंद लोग आते हैं। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जैसे ईरान की कहते हैं कि ईरान मोर हाउसेज हैव दीवान हाफिज, जो हाफिज की जो ग्रेट पोएट थे उनका, देन द कुरान शरीफ। सो मोर हाउसेज रीड, अगर फाल हाफिज की अगर कुछ अपने ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूज हैं तो ओपन करते हैं और उसमें जो शेर मिल जाए, देन दे डिराइव मीनिंग फॉर देयर समस्या या ट्रबल एट दैट मोमेंट, एंड देन दे फाइंड मीनिंग एंड देन दे क्लोज इट। एक अलग रेफरेंस से बात लेते हुए मुझे ख्याल आता है कि जब हम भारत में कविता की परंपरा हिंदी साहित्य के लिहाज से याद करते हैं तो तुलसीदास जी और रामचरितमानस आप को लगेगा कि बहुत सारे कवियों को उससे प्रेरणा मिली है, और उसमें छंदबद्ध भी है, चौपाइयाँ हैं और जो बात है, दर्शन है, और जो इसमें कुछ कनेक्शन अजीब सा है। लेकिन जो आपकी सूफीज गार्डन में भी जो बातें हैं उसमें दर्शन काफ़ी झलकता है। आप कोई रचना इसमें से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं अपनी, और खोल कर देखें कि आपको क्या दिखता है। मैं जब तक एक लाइन और आपकी इजाज़त से शेयर करना चाहता हूं कि सम मैन आर डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, सम मैन आर डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, अदर्स फॉर हैप्पीनेस। Now, this line also leaves a question mark for us. So, do you think people who are great, they are not happy, or if people are happy, they are not great? But that is up to us as readers to interpret. Where you are taking us now? हाँ, मैं दो सुनाऊँ वैसे actually just, you know, it actually relates to what you asked, to the question whether poetry can be taught or not. There is an art to poetry, there is a craft to poetry. The craft can be taught, the art refined. One can respond to the innate art by learning the craft, but certainly the craft must be taught either by self to self or from one to many, but refined thus so. And then about poet's life. Go slow. अच्छा, माफ कीजिए। अगर आप किताब लेंगे तो स्लोली पढ़ेंगे। माफ कीजिए, just a plug for the book. Just as I said once, somebody asked me, said, yeah, wisdom is priceless, but books of wisdom come at a price. So जाके खरीद। सही है। So देखें, wine is a better metaphor for a poet's life. You know, wine, because and poetry inducing state, then stronger spirit, since the spirit of, you know, poetry rises, lifts, gushes, and then becomes the one dancing. The stronger spirit will come, flash, burn, and produce those sparks that are exhuming for the quieter, sadder self, while wine is as it is, the slow, a lighter. क्या बात, वंडरफुल। बल्कि एक मैं आपको सुनाऊंगा, ये मैंने देखी थी राधा और कृष्ण पे, एक इट्स इन इंग्लिश, बट I'll tell me when I have no please अगर इजाज़त हो तो। ये मैंने उल्टा किया था कि असलन इंस्टेड की गोपी और राधा, जो गोपियाँ होती थी या राधा श्री कृष्ण की वेट कर रहे, उल्टा हुआ इन द सेंस कि राधा इज़ नाउ एन इंटरनेशनल एड वर्कर या NGO वर्कर हैं जो चारों तरफ काम कर रहे हैं, और कृष्णा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं उनकी वेट करने की, उनके पैर धोने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। Wishing Radha's flowery peace and wiping her jeweled eyes. Feet that wheel the world each day, swelling with fines of pebbles and fears, soaking in dirt and caking in tears of others who daily come and sing strains of melancholies of yesteryears, of life and mind and money lost, of heart and house and sanity cost. Those feet that walk to them and hold their feeble fibrils tight, as nostrils flow till tear ducts dry, as trauma drains till terror dies, as stuttering shatters till shudder subsides. Those feet, those smiling loving peas, those feet, those lovely smiling peas, those feet, my dear, are flowers for me, and flowers from which to dust careen, with wafts of amour I wait each night. Eyes that soothe the world each day, burning in sights of cinder and sears, hoarding in ashes and hiding the tears of others who daily come and sing
strains of melancholies of yesteryears, of life and mind and money lost, of heart and house and sanity cost. Those eyes that see through them and flesh their sagging spirits high, as nostrils flow till tear ducts dry, as trauma drains till terror dies the stuttering shutters, till shudder subsides. Those eyes, those soaking, seeing eyes, those seeing, soaking eyes. Those eyes, my dear, are oysters for me, and oysters from which to pearls wean, with torrents of verve, I wait each night. क्या बात है। ये थी बात अंग्रेजी में, लेकिन इसमें कुछ भाव ऐसा था जो भाषा से परे ले जाता है आपको, और कुछ अलग तरह की माटी की गंध भी उसमें आती है। फिर किसी दिन शायद मानव के साथ ये चर्चा करें कि जब वो कुछ लिखते हैं तो कौन सी भाषा उनके कंधे पर आकर बैठ जाती है, और वो बात किस भाषा की पैरहन लेकर आगे तक जाए, ये डिसीजन कैसे होता है। बहुत ब्रीफ में अगर आप बताएं। ये तो पैरहन से याद गालिब का नक्श फरियादी है किसकी, शूखी है तहरीर का, कागजी है पीरहन हर पै करे तस्वीर का। बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो मैंने सुना दिया। ये उनका पहला शेर है उनके दीवान का। तो क्या पैरहन लेता है, ये तो उस वक्त जो भी ख्याल आ रहे हैं और जो भाव आ रहे हैं और जो जैसे मौजू सिर दिल पे बैठा हो, वो ही कहता है। और कई भी जो अगर किसी मुल्क में बैठे हो जहाँ पे फ़ारसी ज़बान बोली जाती है तो फ़ारसी में इजहार हो जाता है, कभी जहाँ उर्दू ज़बान या महफिल से फ़र्क पड़ता है। कभी कभी एक दफ़ा मैंने हिंदी में भी लिखे थे, कम लिखा है हिंदी में, ज़्यादा उर्दू पंजाबी में लिखे हैं। अगर पंजाबी की बैठे हैं तो पंजाबी में, अगर अंग्रेज़ी की। तो मैं तो अपने आप को कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़बान और काबिलियत वहाँ तक ले जाऊँ कि जब वो आए, चाहे जो आता है, और कहे कि लिखे कि मैं तैयार हूँ। क्या तुमने जो तो ये जो तैयारी है वो काव्य रूप में जो आने वाला है उसका स्वागत करने की, वो न केवल स्वागत करने वाले को संवेदनशील बनाती है बल्कि उसकी संवेदनशीलता औरों को भी छूती है, और एक जो सौंदर्य है हमारे होने का उसके प्रति हमें सचेत करती है। और ये काम बखूबी करने वाले शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब को फिर एक बार याद करते हुए इस बात के साथ कि उनके होने के 100 बरस पूरे होने का जश्न पूरी दुनिया में कई जगह मनाया जा रहा है, जो इस बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाता है कि हम कुल मिलाकर मूलतया अपने आप को जानना चाहते हैं और इस जानने की प्रक्रिया को और जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और सेलिब्रेट करने से ही हमारा मानव होना धन्य होता है। तो मानव सचदेव मासूम हमारे साथ आए और अपनी रचनाओं के द्वारा और कविता और राजनीति के बीच के पुल के बारे में बात करके आपने हमें लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।